सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली ये है केएल राहुल की। ये जो है इंडियन टीम के वाइस कैप्टन है। अच्छा। तो जब उनकी रोहित शर्मा की कुंडली हम लोगों ने पढ़ी थी, हाँ। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि केएल राहुल की भी कुंडली पढ़ी है। तो ये केएल राहुल भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान। हाँ, वाइस कैप्टन। चलो ठीक है। तो केएल राहुल की जन्म कुंडली धनु लग्न है और तुला राशि है ना। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश गुरु स्थिर में है, अष्टमेश का चंद्रमा चर में है, मध्य आयु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, ये हो गई अल्पायु। शनि चर में है और चंद्रमा चर में है, ठीक है, ये दीर्घायु हो गई। तो तीनों तरह से आयु के कालखंड अलग अलग हैं। लेकिन गुरु यहाँ पे है ना, लग्नेश यहाँ पंचम भाग्य भाव में बैठा है तो ये नीचा विलासी, लेकिन ये कर्क अपनी उच्च राशि से एक ही राशि आगे बैठा है, बहुत बलवान है गुरु, है ना। और एक राजयोग भी बना रहा लग्नेश पंचम में नवम में, और ये अपने घर को देख भी रहा गुरु, ठीक है। तो लग्न ऑलरेडी बलवान हो गई, तो मध्य आयु का कालखंड बन जाएगा। हाँ, हो जाएगा। एक कालखंड बढ़ जाएगा आयु का, तो मध्य आयु का कालखंड है। तो केएल राहुल का मध्य आयु का कालखंड है, ठीक है। राजयोग। हाँ, तो आयु ठीक है। अब राजयोग देखो, तो लग्नेश गुरु यहाँ नवम घर में बैठा है तो नीचा विलासी, लेकिन अपनी उच्च राशि से एक ही राशि आगे है, और मित्र के घर में बैठा सूर्य की, है ना। तो ये एक राजयोग देगा, बहुत बड़ा राजयोग है ना। एक तो ये राजयोग हो गया। पंचमेश मंगल तीसरे घर में जाएगा, ये कोई राजयोग नहीं देगा यहाँ पे। और भाग्य भाव का मालिक सूर्य यहाँ पंचम घर में उच्च का आ गया है ना। ये सूर्य रिवर्स कर गया, पीछे आ गया, लेकिन उच्च का है यहाँ पे। तो ये भी कोई यहाँ पे राजयोग नहीं देगा, मजबूत है भाग्य भाव। हाँ, लेकिन ये पंचम घर मजबूत है ना। भाग्य भाव भी मजबूत को करेगा ये सूर्य, क्योंकि ये उच्च का हो गया त्रिकोण में ही। एक तो ये कहानी हो गई कि लग्नेश नवम घर में है ना, नीचा विलासी है लेकिन उच्च राशि से एक राशि आगे है, तो ये एक राजयोग हो गया। अब आओ चौथे घर को देखो। चौथे घर का मालिक गुरु यहाँ आ गया नवम घर में, तो वो लग्न का ही मालिक गुरु आ गया, तो एक राजयोग वही एक काउंट होगा, है ना। अच्छा, और दसम घर को देखो, बुध इसका गया चौथे घर में, नीच का पड़ा हुआ है, लेकिन ये दसम घर को उच्च की दृष्टि से देख रहा है, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बढ़िया हो गया, दसम घर मजबूत हो गया इसका, है ना। और इस दसम घर पे मंगल की दृष्टि देखो, तो 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि आई छठे घर पे, 8वीं 7वीं दृष्टि आई नवम घर पे, है ना। और 8वीं दृष्टि यहाँ पे आ गई दसम घर पे। तो दसम घर पे शुक्र की और बुध की और मंगल की 3 दृष्टि आ गई, तो दसम घर बलवान है। शुक्र इनका यहाँ चौथे घर में बैठा है उच्च का, ठीक है। अब ये शुक्र इस धनु लग्न की कुंडली पे लाभ भाव का मालिक है और छठे घर का मालिक है, यानी अकारक ग्रह है ना। लेकिन यहाँ उच्च का बैठा है, तो उच्च का ग्रह हमेशा फल देगा। अच्छा। हाँ, धन सम्मान भूमि भवन वाहन है ना, इनकी उपलब्धता खूब अच्छी कराएगा, है ना, अच्छी मात्रा में ये तो करेगा। लेकिन ये लाभ का मालिक होने के साथ साथ रोग का भी मालिक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो तो बुध के साथ बैठा है। अब इस पे जरा दृष्टि काउंट करो तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे आएगी, ठीक है। शनि की यहाँ पे आएगी दृष्टि। अब जब शनि की यहाँ पे दृष्टि आएगी तो क्या करेगा यहाँ चौथे घर में,
ये कभी कम, और बुध यहाँ बैठा है ऑलरेडी नीच का पड़ा हुआ है, तो शनि बुध शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन चौथे घर में बनेगा, ये कभी कभार इनको तनाव देगा। अच्छा। है ना, डिप्रेशन जैसी शिकायत हो सकता पहले रही हो कभी। हाँ, तो करियर, हाँ करियर बनाने में जो भी हो, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, वो एक टेम्परेरी फिनोमेना है। अच्छा। है ना। और ये जो पंचम घर में सूर्य बैठा, यहाँ राहु लग्न में आ गया, ये पंचम घर को देख रहा है 5वीं दृष्टि से राहु, तो ये सूर्य को कम थोड़ा डाउन करेगा, है ना। और गुरु की भी यहाँ 9वीं दृष्टि आ रही है पंचम घर पे, तो राहु और गुरु दो की यहाँ आ रही दृष्टि। तो हमने एक चीज बताई थी कि सूर्य को जब भी राहु देखेगा, है ना, तो हड्डियों में प्रॉब्लम देगा, तो हड्डियों में चोट लग सकती है, खिलाड़ी हैं चोट चपेट लगती ही रहती होगी, और यहाँ कभी दर्द दे सकता है, खास करके स्पाइनल कार्ड में, है ना। तो वो जो आप अभी डिप्रेशन वाला बता रहे थे, हाँ, तो डिप्रेशन हमको याद है 2019 में सस्पेंड हो गए थे बीसीसीआई से। हाँ, एक आता था कॉफी विद करण सीरियल, तो उसमें इन्होंने कुछ अपना ऐसा कुछ बोल दिया होगा, तो उसकी वजह से 2 खिलाड़ी सस्पेंड हुए थे, उसमें ये भी थे। तो उसमें डिप्रेशन बहुत रहा था कुछ महीनों का। ठीक है, बाद में सस्पेंशन बहाल हुआ था, तो उसमें प्रॉब्लम आई थी। इनके जो पिताजी थे वो प्रोफेसर थे और एक इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर भी थे, बाद में बने थे। तो ये मतलब सम्राट परिवार से थे। हाँ, तो ठीक, उनका परिवार अच्छे थे। और ये आईपीएल में इस समय जो लखनऊ सुपर जायंट एक टीम है उसके कैप्टन है, और नेशनल जो टीम है इंडिया की उसके वाइस कैप्टन है ये। बहुत बढ़िया है। अच्छा, करियर देखो इनका। हाँ, करियर देखो। इनका बुध यहाँ बैठा द्विज स्वभाव में, हाँ, अपने घर को देख रहा है, कन्या राशि को दशम घर में, ठीक है। शुक्र भी यहाँ देख रहा है, और मंगल भी यहाँ देख रहा है, तो यहाँ पे मंगल शुक्र बुध तीनों ग्रहों की यहाँ दृष्टि आएगी, तो करियर उतार चढ़ाव भरा करियर रहेगा। कभी बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, अच्छा, कभी थोड़ी कम सफलता मिलेगी, तो उतार चढ़ाव भरा करियर है, बाकी ठीक है। अच्छा, इसमें ये शुक्र का वो बनेगा क्या, पंच महापुरुष? शुक्र यहाँ उच्च का बैठा है ना, मालव्य योग, मालव्य योग। अच्छा, अब जरा मालव्य योग की भी कहानी देखो। क्या? सामान्य रूप में अगर इसको देखा जाए तो ये मालव्य यहाँ पे लोगों को समझ में आएगा कि ये मालव्य बनाता है ना। मेरे हिसाब से भी एक तरह से ये मालव्य योग बनता है, लेकिन धनु लग्न की कुंडली में शुक्र एक अकारक ग्रह पड़ जाता है ना, खष्ठेश और एकादशेश होने के कारण, तो ये मालव्य योग तो बनाएगा, लेकिन ये मालव्य योग है नी उतना बलवान नहीं होगा जितना केंद्र त्रिकोणों का कोई ग्रह वो जो मालव्य बनाता है ना, मालव्य बनाता है ना, तो वो चीज है। ये बहुत ही बारीक कैलकुलेशन है। हाँ, नॉर्मली आदमी देख लेता है कि शुक्र जो है वो केंद्र में उच्च में बैठा मालव्य बन गया। जैसे मिथुन लग्न में, मिथुन लग्न में जो दशम घर में शुक्र बैठेगा वो मालव्य योग कंप्लीट बनाएगा। कारण ये कि वैसे तो देखा जाए तो शुक्र की एक राशि पंचम घर में आई मिथुन लग्न में, एक राशि 12वें घर में गई, है नी, लेकिन द्वादशेश पंचम घर का फल करेगा। उसका मालव्य ताकतवर, वो मालव्य बहुत शक्तिशाली होगा, बशर्ते कि किसी पाप ग्रह से दृष्ट न। ये है असली कैलकुलेशन, असली ये है कैलकुलेशन। और जानते हैं जब लोग फोन करते हैं कुंडली दिखाने के लिए हमारे पास, तो क्या होता है कि वो पहले बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर चुके होते हैं। अब जैसे हमने इस तरीके की बहुत सारी कुंडलियां देखी कि वो कहे कि इसमें मालव्य योग है, तो हमने कहा अगर मालव्य योग है तो तुम्हारे पास सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब होना चाहिए, तो कहे हमारे पास नहीं है। लेकिन हमको 4 एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि मालव्य योग, तो हमने कहा कि तुम प्रैक्टिकल देखो ना भाई, किताब में क्या लिखा है वो अपनी जगह है, प्रैक्टिकली तुम्हारे पास वो चीजें हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है वो मालव्य योग नहीं बन रहा है वहां पे। तो अभी जैसे हमने बताया कि कोई भी योग जो पंच महापुरुष को बनाएगा, है ना, पंच महापुरुष के जो योग है वो गारंटी देता है इस बात की कि आपको जीवन में सुख शांति समृद्धि उन्नति मिलेगी, है नी, ख्याति प्रसिद्धि पुरस्कार ये सब प्राप्त होंगे, ठीक है।
तो वो तो तभी हो सकता है कि जब वो साफ सुथरे पंच महापुरुष के योग हों। सही बात। अगर पाप ग्रह से ग्रस्त हैं तो कमजोर कमजोर पड़ेंगे। और या जिन लग्नों में वो मालव योग कायदे से जैसे इसमें नहीं बन पा रहा ढंग से, है ना, कमजोर पड़ेगा। ग्रह कारक ग्रह होने चाहिए, कारक ग्रह भी होना चाहिए, है ना। अकारक ग्रह का मालव योग बन रहा है, वो कुछ काम ही नहीं करेगा। हाँ, और ये हमारी अपनी रिसर्च है। ये तो ये एकदम ये जो आप कैलकुलेशन करते हैं ना, इसकी कोई काट हमने अभी तक नहीं देखी। ये किताबों में नहीं है। किताबों में तो ये दिया है कि केंद्र में इन 5 ग्रहों में से, है ना, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों में से जो बैठ जाएगा वो योग बना देगा। ठीक, लेकिन जब हमने इस पर रिसर्च किया 20-22 साल, तो मैंने इसको पाया कि ये चीज़ें कैसे काम करेंगी। तो इसीलिए हम जब भी कोई योग देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो पाप ग्रह से ग्रस्त तो नहीं है, वो कारक ग्रह बन पा रहा कि नहीं बन पा रहा है लग्न पे, है ना, तभी तो वो योग सक्सेस होगा, तब वो योग बनेगा। हाँ, तब कंप्लीट योग बनेगा। तो ये है, यानी जो पंच महापुरुष की गणना है, वो भी बहुत ही बारीक गणना है, बहुत बारीक गणना, ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो आप इतने आसानी से कैसे ले लेंगे कि बस कहीं भी कुछ भी देख लिया पंच महापुरुष बन गया, ऐसे कैसे बनेगा। अच्छा, अब देखो शनि की इनकी महादशा चल रही है 38 तक, ठीक है। शनि द्वितीय से और तृतीय से, ठीक, तो द्वितीय से तीसरे घर का फल करेगा, अपने से दूसरी राशि का, ठीक है। और ये शनि बैठा है धन भाव में, धन भाव को मजबूत कर रहा, सीधी सी बात है, है ना। लेकिन ये एक काम और भी तो करेगा। क्या? एक काम ये करेगा कि शनि यहाँ बैठा है और अपने से 12वें, जिसका फल करना है इसको पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, है ना, उससे 12वें बैठा है, और इसके घर में मंगल आके बैठ गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये 2 चीजें करेगा। ये बहुत ये बारीक कैलकुलेशन है जो हम बताने जा रहे हैं, है ना, कि ये क्या करेगा कि धन भाव को तो मजबूत करेगा, ठीक है, लेकिन ये पराक्रम के घर से, तीसरे घर से, अपने से 12वें बैठा। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभार इनको, है ना, अपने शरीर में शिथिलता लगेगी, अच्छा, महसूस होगी, है ना, पराक्रम की कमी होगी, है ना। एक तो ये काम करेगा। दूसरे भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के घर से 12वें बैठ गया ये, तीसरे घर से, इसका मतलब है कि इनके भाई बहनों को भी पीड़ित करेगा कभी न कभी, शारीरिक रूप से। तो ये स्थिति इसमें है, लेकिन वो टेम्परेरी है, कहीं कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबे समय की स्थिति है, ठीक है। और अच्छा, पत्नी भाव देखो, पत्नी, ठीक है, कार्य उतार चढ़ाव हमने बताई दिया। पत्नी मालिक बुध जो है यहाँ बैठा है 4थे घर में, नीच का पड़ा हुआ है, और यहाँ शुक्र के साथ बैठा है। अच्छा, ये बुध का नीच भंग बनेगा? हाँ, नीच भंग तो ये हो जाएगा ना, नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि ये एक राजयोग बन जाएगा। हाँ, कारण ये है कि ये लाभ भाव का मालिक, अरे ये बुध 10वें घर का और 7वें घर का मालिक है, यहाँ नीच का हो गया, और शुक्र यहाँ उच्च का हो गया। हाँ, नीच भंग तो ये कर देगा। अब हम आपको बताएं इस राजयोग की वजह से इनके लाइफ में क्या हो रहा है। हाँ, सुनील शेट्टी की लड़की के साथ में डेट कर रहे हैं। अच्छा, और इतने बड़े आदमी की, सुनील शेट्टी बॉम्बे के बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े एक्टर भी हैं, है ना, उनकी लड़की के साथ ये डेट कर रहे हैं, ऐसा न्यूज में है, ठीक है। तो ये नीच भंग का ये बुध यहाँ पे राजयोग दे देगा, शुक्र इसका नीच भंग कर देगा, तो एक ये राजयोग इनको राजयोग बनेगा। तो इस तरह से। अच्छा, ये जो लग्न में राहु बैठा हुआ है, इसकी वजह से कुछ नुकसान होगा कि फायदा होगा? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोग जिनकी कुंडलियों में लग्न में राहु बैठता है, वो आधे तो फोन करते हैं हमको घबराए हुए, कहते हैं राहु बैठा है, राहु की मादक। नहीं, ऐसा नहीं। राहु चूंकि त्रिकोण में बैठा है, अब सिंगल बैठा है यहाँ पे, है ना। अगर इस राहु पे यहाँ गुरु की 5वीं दृष्टि ना आए तो ये राहु थोड़ा ताकतवर होगा। अच्छा, लेकिन ये लग्नेश ही राहु को देख रहा है, इसका मतलब है राहु को दबा रहा है, कमजोर करेगा, है ना। अन्यथा ये राहु क्या करेगा, लग्न में बैठकर शरीर को पीड़ित करेगा, है ना।
शारीरिक कष्ट देगा। अच्छा। बस। अच्छा, जिनकी लग्न में राहु बैठता है तो वो फॉर्मूला ठीक है क्या कि ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा चतुर और बहुत वो होते हैं कि मतलब पहली चीज उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, दूसरी चीज वो सबको बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा भी होता है क्या? अगर परिस्थिति नहीं, अब राहु ग्रह एक ऐसा मलेच्छ ग्रह कहा जाता है राहु को। अब राहु गुरु के घर में बैठा लग्न में, क्या करेगा? गुरु बैठा नवम घर में और अपनी दृष्टि भी आ रही गुरु की। एक तो धनु लग्न है, ऐसे लोग कायदे से देखा जाए तो ये किसी देवी देवताओं में यकीन नहीं करते। अच्छा, ठीक, एक ईश्वर को मानते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक, एक ईश्वरवादी होते हैं ऐसे लोग। दूसरी चीज है ये राहु बैठा है, तो ये क्या करता है कि कभी कभी जब मन नहीं होता है ईश्वर को मानने का, तो ये राहु डिस्टर्ब करता है। अच्छा, कहता है कि कोई ईश्वर नहीं। तो एक तरह से नास्तिकता का भाव, और वो भाव जन्म क्यों देता है? लग्न में बैठा है, ठीक है, यहाँ तो गुरु से दृष्ट है इसलिए लग्न को ज्यादा पीड़ित नहीं कर पाएगा। फिर भी कभी जब शरीर कष्ट होता है ऐसे लोगों को, शारीरिक कोई पीड़ा होगी, कष्ट होगा या मानसिक पीड़ा होगी, तो ऐसे लोग कहते न भगवान कहीं नहीं है, होते तो हमारी सहायता करते, परेशान होकर। और फिर जब वो स्थिति निपट जाती है, ठीक हो जाती है, तो फिर यकीन करते नहीं, कहते नहीं है। इस तरह की स्थितियाँ बनती, तो वो ठीक है, वो तो एक साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसमें कोई समस्या नहीं। बाकी तो ठीक ही ठाक है। हाँ, संतान भाव देख लो। संतान भाव का मालिक मंगल यहाँ बैठा है तीसरे घर में, और इसकी दृष्टि आ रही चौथी यहाँ छठे घर पे, सातवीं आई भाग्य भाव पे, और आठवीं आई दशम घर पे। गुरु की यहाँ पे दृष्टि आ गई नवीं, है ना, गुरु की पंचम दृष्टि लग्न पे गई, सातवीं पराक्रम के घर पे गई, नवीं दृष्टि यहाँ आ गई। सूर्य यहाँ उच्च का बैठा है ना, चंद्रमा से दृष्ट है, तो ये भी वही काम करेगा। गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन पंचम घर पे बन रहा है, तो अल्प संतान योग बनाएगा। अच्छा, है ना। लेकिन ये देखो कि ये संतान भाव के पंचम घर का मालिक है गुरु, उच्च का बैठा लग्न में, है ना। तो पंचमे संतान की, पंचमे गया लग्न में संतान के उच्च का, इसका मतलब है कि इनकी एक कोई संतान बहुत अधिक प्रतिभाशाली होगी, जिस क्षेत्र में वो होगी, है ना, जो भी होगी, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, और खिलाड़ी जो भी होगी, वो बहुत प्रतिभा संपन्न होगी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इनसे अधिक नाम कमाएगी, इनसे अधिक सम्मान कमाएगी। ये स्थिति है इसमें। अच्छा, एक चीज बताइए, आज हमारे पास सुबह फोन आया था आंध्र प्रदेश से, तो उनके बेटे को जो है ऐसे ही फिट्स की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने एक वीडियो भेजा हमको अपने बेटे का फिट्स का अटैक पड़ते हुए। अच्छा, हमने देखा हुआ ऐसे। तो अब क्या था कि वो फिट्स की उनको प्रॉब्लम, उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से भी संपर्क कर लिया है, डॉक्टर से भी संपर्क कर लिया, उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो अब हमारा सवाल ये है कि क्या एस्ट्रोलॉजी से किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी से रिकवरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती। तो ये जैसे उन्होंने हमसे बोला कि हम अब तक कम से कम 20 एस्ट्रोलॉजर्स, नामी एस्ट्रोलॉजर्स जो इंडिया के हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल चलते हैं, जो टीवी पर आते थे, उन्होंने कहा हमने सबसे दिखा लिया और वो ठीक नहीं हुआ। तो हमने उनसे ये पूछा कि जब आपने सबसे दिखाया तो आपने फीस दी थी? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने फीस सब दी थी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो अब हमारा सवाल ये है, वो कुंडली हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारा एक सवाल है, सवाल हमारा ये है कि एक ही विद्या को 10 लोग पढ़ रहे हैं, उन 10 में से जैसे हम आपको इंक्लूड कर लें कि आपको मिला के 10 लोग पढ़ रहे हैं, 10 में से 9 आदमी उस लड़के की कुंडली देख के उपाय भी बता चुके, उपाय कर भी लिया इन्होंने, और वो ठीक नहीं हुए। तो ये क्या वो जो बाकी के 9 लोग हैं, ये विद्या को समझ नहीं पाए हैं, इस वजह से उपाय फल नहीं रहा है, या क्या बात है? और एक बात और उसमें हम कहना चाह रहे हैं, ये जो बाकी के 9 लोग हैं,
जो जिन्होंने उपाय बताए और कुंडली देखी, ये नामी गिरामी है। हम वीडियो में नाम नहीं लेंगे इनका, लेकिन ये इतना नामी गिरामी है कि इनको कम से कम 20 से 25 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं। तो अब हमारा सवाल ये बनता है कि इतने बड़े लेवल पर पब्लिक जिनकी बातें सुन रही है, उनका रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा पब्लिक के पास। पब्लिक हमारे पास फोन करती है, पागल हो रही है एकदम कि यहाँ से हमने दिखाया, वहां से दिखाया, और कुछ हो ही नहीं रहा है। दरअसल परिणाम क्यों नहीं मिलता? क्या बात है? परिणाम इसलिए नहीं मिलता है कि जितने भी आधुनिक युग के जितने भी जो ज्योतिषाचार्य हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, वो किसी कॉलेज से PhD किए हों, है ना, ये सेल्फ पढ़ाई करके और अपना काम कर रहे हों इसका ज्योतिष का, ठीक है ना। लेकिन उनकी जो मूल भावना है सच्ची, वो ये है कि इसको व्यापार बना के इससे हमें पैसा अर्जित करना है, धन अर्जित करना। मतलब जो दिल की बहुत गहराई में भावना, जो बहुत गहराई में है ना। अच्छा। क्योंकि उस पे उन्होंने मेहनत की है। फीस लेने में कोई बुराई नहीं, डॉक्टर फीस नहीं लेगा तो घर कैसे चलाएगा? ठीक बात है। लेकिन जो ज्योतिष वैदिक सब्जेक्ट है, अथर्ववेद से आया ना, उसमें तारामंडल का जिक्र है। तो महर्षि पाराशर ने कहा है कि ज्योतिष का ज्ञान किसको प्राप्त करना चाहिए, या गुरु को ज्योतिष का ज्ञान किस विद्यार्थी को देना चाहिए, किस शिष्य को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अगर गुरुकुल है, गुरुकुल में एक गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके 100 शिष्य हैं, तो पहले गुरु उन सबकी परीक्षा ले, सारे शिष्यों की, उसमें जो सबसे उत्तम श्रेणी का हो शिष्य, उसको इसकी दीक्षा दे। अच्छा। अच्छा। एक तो चीज ये हो गई कि जो हमें अपने प्राचीन गुरुओं से प्राप्त हुई विद्या। दूसरी चीज है कि गॉड गिफ्टेड है, किसी को परमात्मा ने प्रदान किया, ठीक है। तो गुरु और परमात्मा दोनों डिवाइन पावर है। अच्छा, होता क्या है कि पाराशर ऋषि ने, हमने अपनी पिछली कई वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया है, बताया था कि पाराशर ऋषि ने लिखा है कि दैवज्ञ को, यानी कि जो गुरु हैं, आचार्य हैं या ऋषि हैं, इनको किन गुणों वाले व्यक्ति को इसकी शिक्षा देनी चाहिए। कैसी? सदाचारी हो वो शिष्य, संयमी हो, ठीक है, शाकाहारी हो, आहार विहार उसका नियमित हो, ठीक है, और अध्यात्म का जानकार हो, है ना, और गुरु से प्राप्त ज्ञान की साधना करके वो आत्मज्ञानी हो गया हो। अच्छा, है ना। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि, ठीक है ना। ऐसे शिष्य को ये ज्ञान देना चाहिए, ये ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तभी वो मानव का कल्याण। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर हम बीमार हैं और हमने सोचा कि हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर लें और हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपका कहने का ग्रह काम कैसे करता है? हाँ बताइए। ग्रह कोई मेडिसिन की गोली नहीं है, ठीक है, कि आप किसी ग्रह का उपाय पुस्तकों में दे करके बता देंगे वो काम करेगा, है ना। ठीक। ग्रह गवर्न होता है किससे? परमात्मा की शक्ति से। हाँ ठीक है। सारा यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये किससे चलते हैं? उस मालिक की शक्ति से चलते हैं। तो ये ग्रह भी देखते हैं कि हमें नहीं किसके उपाय पे काम करना है। अच्छा, जीवंत है सब, इसमें कोई डेड नहीं है। समझ गए बात। ये आप वैसी बात कह दिए जैसे सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि हम बल्ले से नहीं खेलते हैं, बल्ला हमसे खेलता है। हाँ, वो चीज है, वो निर्जीव नहीं है। तो होता क्या है कि इतने गुणों के आधार पे आजकल संभव ही नहीं है ऐसे आचार्य या ऐसे ऋषि मिलना। आपने जो उसमें लास्ट वाली बात बताई है वो तो इस समय असंभव है। कि इंसान ऐसा हो जो आत्मज्ञानी, एनलाइटेंड हो, मतलब जिसने अपनी आत्मा का दर्शन किया हो, वो अगर इस पर उपाय बताएगा तभी बीमारियां वो काम करेगा। तो ये तो मतलब एक तरीके से क्लोज टू इम्पॉसिबल चीज हुई। तो ये जो हमारे पास फोन आते हैं तो ये ठीक ही आ रहे हैं हाँ, कि वो बोलते हैं कि हमने इनसे भी दिखाया, उनसे भी दिखाया। अब हमारा सवाल, अभी वीडियो हो गई लंबी, लेकिन सवाल हमारे एक आ गया, वो सवाल का बताइए जरा, उसके बारे में कुछ।
तो ये इतने सारे लोगों को पब्लिक फॉलो क्यों करती है? अगर इनके पास अगर ये आत्मज्ञानी नहीं है, इनके बनाए हुए उपाय भी काम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो कॉल आती हैं ये इनके पास क्यों गए थे पहले? मजबूरी है। जब कोई पीड़ित होता है, दुखी होता है ना, तो वो हर जगह पे उपाय ढूंढता है उसका निवारण का, हर जगह जाता है। वो ये नहीं समझ पाता, मंदिर भी जाएगा, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, हर जगह जाएगा, किसी भी तरह से वो रिलैक्स चाहता है। ठीक है। अब दो चीजें, एक सूत्र है ना, जो ऋषियों के ग्रंथों में है कि चंद्रमा मंगल एक साथ ही लग्न में हो और मंगल पाप प्रभाव में, पाप पीड़ित हो, वहां पे चंद्रमा पीड़ित हो, तो क्या होगा? मूर्छा रोग उसको होगा, फिट्स वाला जो है ना। और अगर राहु भी उसको देख ले, अच्छा, कहीं उस चंद्र मंगल के कॉम्बिनेशन को, ठीक है नहीं, तो फिर उसके ठीक होने की संभावना बहुत ही कम होती है। अच्छा, ये सूत्र है ऋषियों का, प्राचीन ग्रंथों में, है ना। हमने इसको पढ़ा, हमने इसको देखा भी है जनता के बीच। एक चीज तो ये हो गई, मन का मालिक चंद्रमा है, इस पूरे माइंड का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा जब भी पीड़ित होगा, ठीक है, 6, 8, 12 में बैठ जाए भावों में, वहां पीड़ित हो, पाप प्रभाव में, लग्न में पाप प्रभाव में हो, है ना, चौथे या 5वें घर में पाप प्रभाव में हो, तो निसंदेह फिट्स होगा। हमको तुमने बताया कि वो फिट्स आता है, हमें क्लियर कट मालूम हो गया कि उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ भाव में बैठा है, और यदि लग्न में भी बैठा है तो वो पाप प्रभाव में अधिक मात्रा में है। अन्यथा सामान्य ज्योतिष से इसका उपाय हो जाता है। सही समझ गया। कोई मोती पहना देता, हो जाता, कोई कहीं जल चढ़वा देता, हो जाता उपाय, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो फिर अब उसकी जब जन्म कुंडली हम देखेंगे तब हम उसका उपाय बताएंगे। अच्छा, और वो उपाय काम करेगा। तो पता ही है। अब हमको हमारा एक सवाल था, इसी वीडियो में इसको क्लियर कर दीजिए कि क्या इस ज्योतिष विद्या से अगर ज्योतिषी आत्मज्ञानी है तो हम कुछ बीमारियों के नाम बता रहे हैं, बताइए ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं? कैंसर ना, खून का कैंसर ना, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। अच्छा, पेट की सारी बीमारियां, पेट की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अच्छा, ये फिट्स वगैरह जो आप फिट्स ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और फेफड़े की बीमारियां, हाँ, लंग्स की ठीक हो जाएगी। हार्ट की डिजीज वो भी ठीक हो जाएगी। वो भी ठीक है। कैंसर नहीं ठीक होगा? कैंसर नहीं ठीक। जानते क्यों? क्या कि जब बाराहमिहिर ने इस विषय में अच्छी तरह से लिखा है कि कुछ रोग साध्य होते हैं, कुछ रोग असाध्य होते हैं। ठीक है। साध्य रोगों में उन्होंने बताया कि ये रोग ठीक हो जाएंगे, जैसे अभी हमने बताया। और असाध्य रोगों में उन्होंने रखा है कर्क रोग। कैंसर को प्राचीन काल में कर्क रोग कहा जाता था, तो कैंसर को उन्होंने रखा है असाध्य बीमारियों में, यानी कि ये जान लेकर प्राण लेकर ही छोड़ेगी। ठीक है। इसी वजह से वो सब शराब की बोतलों पे लिख देते हैं ना। हाँ, शराब पे, सिगरेट पे ये कर्क रोग करेगा। हाँ, गुटखा मसाला पे लिख देते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सारी जिंदगी शराब पीते हैं और उनका लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो कुंडलियों में मजबूत स्थिति होती है। सीधी सी बात है कि कुंडलियों में उनका लीवर का भाव बहुत मजबूत होगा। तभी वो शराब असर नहीं की है, तभी उनके शराब असर नहीं करती। ठीक चीज है। नहीं, ये अच्छा डिस्कस हो गया आज वो उसके बहाने। ठीक है, तो ये कुंडली जो है, हाँ, केएल राहुल की ठाक है ना। हाँ, बाकी जन कुंडली बहुत अच्छी है। वॉइस कैप्टन है। हाँ। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है।
ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको